हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर चल रहा है, लेकिन पॉलिटी का यहाँ पे चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और ये है बुक वन, जिस बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इसका भी 3 पार्ट हो चुका है। ये चौथा पार्ट है, यानी कि भाग 4। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है इसमें, ठीक है? और मैंने शेड्यूल भी आप लोगों के साथ अपने ज्योग्राफी के क्लास में शेयर किया था कि किस दिन ज्योग्राफी और किस दिन पॉलिटी चलने वाली है। तो पॉलिटी जो होती है ट्यूसडे को यानी मंगलवार को, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और सैटरडे यानी कि शनिवार को। वहीं ज्योग्राफी मंडे, सोमवार, वेंसडे, बुधवार और फ्राइडे, शुक्रवार को होती है। कुल हमारे पास अभी लगभग 5 महीने बचे हैं। जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 5 महीनों में क्लास जो है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इन 5 महीनों में क्लास हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ करके खत्म कर देंगे। पहले पहले चैप्टर की पढ़ाई होगी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद जो 3 महीना बचेगा हम लोगों के पास, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इन 3 महीनों में हम लोगों को क्या करना है कि फिर से चैप्टर का रिवीजन वन शॉट वीडियो के माध्यम से, यानी कि एक क्लास में एक चैप्टर का लेक्चर खत्म हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस समय कम होगा और पढ़ना ज्यादा होगा। हमारा जो सिलेबस मैंने एक पॉलिटी का बनाया था, ठीक है, 2024 का जो सिलेबस कैसा रहने वाला है उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही हम लोग ये पढ़ते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इससे और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो वो सभी बच्चे जो 2024 में जिनका बोर्ड का एग्जाम होगा, 2024 में जिनका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, बस उनका हिंदी मीडियम होना चाहिए और उनका सब्जेक्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी होना चाहिए। उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है? तो आप देखिएगा ही, और साथ ही साथ आपके साथ में जो बच्चे होंगे, जो आपके कजन हैं, जो आपके दोस्त हैं, इन सबको भी रेकमेंड कीजिएगा कि यहाँ पे क्लास बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है और आप यहाँ से पढ़िए, और पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स सिर्फ नहीं ला सकते बल्कि आपका जो नॉलेज का लेवल है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि काफी बारीकियों से, काफी अच्छे से मैं समझाता हूँ यहाँ पे। आगे की क्लास पे जाने से पहले हम लोग पिछले क्लास में मैंने क्या क्या आपको बताया था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो हुआ था, आसियान समुदाय के बारे में बताया गया था। मैंने बताया था आपको आसियान समुदाय के बारे में कि आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाया था, जो कुछ हद तक यूरोपीय यूनियन के समान था। जिसमें पहला जो समुदाय स्तंभ था, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इन 3 समुदायों के बारे में काफी डिटेल में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको आसियान विजन 2020। ये क्या था? आसियान देशों ने जो डॉक्यूमेंट बनाया था 1997 में, जिसका नाम रखा था उन्होंने आसियान विजन 2020। यह क्या था इसके बारे में भी मैंने बताया है। उसके बाद मैंने बताया है कि आसियान के जो देश हैं उनके साथ और भारत के संबंध ये कैसे रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया। तो यहाँ तक डिस्कस हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे वो जाकर के जरूर देखिएगा। सबका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आज की जो क्लास होगी, आज का क्लास हमारा जो मेनली फोकस रहने वाला है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाया, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे किया, वो कैसे विश्व के पटल पर काफी तेजी से आगे बढ़ा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। थोड़ा सा कट रहा होगा बट यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा को लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ आगे। आप सभी को पता होगा कि 1949 में चीन में क्या हुई थी कि साम्यवादी क्रांति हुई थी।
और ये साम्यवादी क्रांति रूस की 1917 की रूसी क्रांति कह लीजिए, साम्यवादी क्रांति कह लीजिए, बोल्शेविक क्रांति कह लीजिए, इस क्रांति से प्रेरित थी। उसके बाद क्या हुआ कि चीनी गणराज्य की स्थापना होती है, 1949 में क्रांति होती है और उसके बाद चीन देश की स्थापना होती है। चीन में गणराज्य की स्थापना होती है। चीन तो पहले से था ही, लेकिन चीन में गणराज्य की स्थापना होती है। अब जो है ये गणराज्य ये क्या है? गणराज्य जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, समझिएगा। गणराज्य, जो गणराज्य है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और राज। गण का अर्थ जनता और राज्य का अर्थ आप रियासत कह लीजिए या देश कह लीजिए, ठीक है, राष्ट्र कह लीजिए। तो जिस देश में सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, जिस देश में जो सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, उसमें उसे गणराज्य कहा जाता है। यानी कि जो देश की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के द्वारा चुनी होनी चाहिए, वंशवाद नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए, इसको गणराज्य बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल कहीं और नहीं जाना है, भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक, इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, क्योंकि पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता, जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि जो जनता सांसद चुनती है, विधायक चुनती है, राज्यसभा सांसद चुनती है, और सांसद कहने का मेरा अर्थ लोकसभा सांसद से है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के ये सभी सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चूंकि उन सभी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए भारत में जो है सर्वोच्च सत्ता जो है गणराज्य तरीके से, ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आती है, और भारत जो देश है गणराज्य है। आई होप आपको गणराज्य का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक। चीन ने क्या किया था, जब 1949 में चीनी क्रांति हुई, तो उसके बाद जब चीन में गणराज्य की स्थापना होती है, तो यह सोवियत मॉडल को अपनाता है। अर्थव्यवस्था का सोवियत मॉडल क्या था कि सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था का साम्यवादी मॉडल अपनाया था, साम्यवादी तरीका अपनाया था। इसमें क्या कहा जाता है कि जो जो जितने सारे संसाधन होंगे राज्य के अंदर, उन सभी संसाधनों पर, उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार उसको कंट्रोल करेगी, अपने तरीके से चलाएगी। बहुत ज्यादा पूंजीपति वर्ग नहीं वहां पे हो सकते, क्योंकि सब पे सरकार का नियंत्रण होता है। ये अर्थव्यवस्था का सोवियत मॉडल था और चीन ने इसी को ही अपनाया, क्योंकि सारे संसाधनों पे सरकार का ही नियंत्रण था, और इसीलिए संसाधनों पर, जो चीन के अंदर जो संसाधन थे चीन देश में, उसी पर उसको डिपेंड होना पड़ा, और इसी वजह से उसने एक अर्थव्यवस्था के खास मॉडल को अपनाया। यानी कि सोवियत मॉडल को तो उसने अपनाया है, इसमें भी उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस मॉडल के तहत उसने क्या किया कि जितने भी खेती हो रही थी और उस खेती से जो पूंजी का निर्माण हो रहा था, जो पैसे की आमदनी हो रही थी, उस सभी पैसे को, सभी पूंजी को उसने बड़े उद्योग को स्थापित करने में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि अगर खेती से जो पूंजी आएगी उसको उसका बड़ा उद्योग लगाया जाएगा उस पूंजी से, और सरकार जब ऐसा करेगी तो उस सभी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। तो चीन ने अर्थव्यवस्था का उत्थान एकदम स्टेप बाय स्टेप किया है, समझते चलिएगा कि चीन ने कैसे किया ये। उसके बाद जितने भी संसाधन थे चीन के अंदर, उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल उसने उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने में लगा दिया। यानी कि अगर उद्योग होगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स जाएगा, तो सारे संसाधनों का इस्तेमाल उसने उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने में लगा दिया। उसने अपने सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ दिया। यानी कि ऐसा नहीं था कि सारा का सारा ध्यान सिर्फ रोजगार पे ही था, अर्थव्यवस्था पे ही था, माफ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था पे ही था, या फिर
देश की तरक्की पे ही था, बल्कि उसने अपने नागरिकों पर भी ध्यान दिया और नागरिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की और साथ ही सामाजिक कल्याण की जो भी योजनाएं होती है उसका लाभ नागरिकों को दिया। और ऐसा करते करते चीन दो क्षेत्रों में दुनिया के जो विकसित देश थे उससे भी आगे निकल गया। और ये दो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो क्षेत्र था एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा था हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। इन दोनों क्षेत्र में चीन जो दुनिया के विकसित देश कह लीजिए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यूएसए, ठीक है, जापान, यूरोप के बहुत सारे देश हो जाएंगे, फ्रांस, यूके, बहुत सारे देशों से आगे निकल गया था ये। ठीक है, यह एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट ये नहीं होगा, लेकिन विकसित देश कहने का अर्थ है जहां की जहाँ पे क्या होती है, अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी होती है, लोगों के पास जो इनकम का सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लोग कमाते हैं, लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सकता है, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये सारी व्यवस्था जिन देशों में होती है वो सभी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो उत्थान था, कुछ इस प्रकार से किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन होता ना है कि जब सब चीजें ठीक से चलती रहती है तो बीच में कुछ ना कुछ रुकावट हो ही जाती है। और यही हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ रुकावट आई। रुकावट क्या थी? इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या। जो जनसंख्या बढ़ रही थी, यह 2 से 3% की दर से बढ़ रही थी और इसने अर्थव्यवस्था पर पानी फेर दिया। यानी कि जो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, यह कहीं न कहीं अ, इसकी जनसंख्या ने उस पे प्रभाव डाल दिया, कंट्रोल कर लिया। यानी कि जो बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था उसको कम कर दिया। जो खेती की पैदावार हो रही थी, खेती के पैदावार से ही, उसी से जो पूंजी आ रही थी, उसी से चीन ने अपनी उद्योग धंधे लगाए थे। और जो पैदावार हो रही थी वह उद्योग की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जो भी औद्योगिक उत्पादन था यह पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि खेती का तरीका भी उस समय उतना वैज्ञानिक नहीं हो सकता जितना आज है। और प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन काफी तेजी से होता है। और यही वजह थी कि जो प्रोडक्ट था, जो खेती का उत्पाद था, यह औद्योगिक उत्पादन को की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। विदेशी व्यापार नहीं था, जाहिर सी बात है, सोवियत मॉडल को अपनाया गया था, तो विदेशी व्यापार ना के बराबर था। देश के अंदर ही जो संसाधन थे उसका उपयोग करना था, उसको अर्थव्यवस्था में लगाना था और देश में ही लगभग उसका खपत करना था। तो इसलिए विदेशी व्यापार ना के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा कम थी। ये चीन की अर्थव्यवस्था में रुकावट बनी। लेकिन चीन ने इन सब बातों से सबक लिया और उसने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने का सोचा और इसकी शुरुआत 1970 के दशक से हो जाती है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का शुरुआत 1970 के दशक से किया। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनना लाजमी है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की शुरुआत कब की? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1970 के दशक में। सबसे पहले अमेरिका के साथ जो इसके संबंध खराब थे, उन संबंधों को सुधारने की शुरुआत की। उसने अमेरिका के साथ 1972 में राजनैतिक और आर्थिक संबंधों की शुरुआत की। राजनैतिक कहने का अर्थ है एक देश के राजनेता दूसरे देश जाने लग गए और इस वजह से एक देश की कंपनियां दूसरे देश में आने लगी और उन दोनों देशों के बीच व्यापार संभव हो पाया। तो ये राजनीतिक और आर्थिक सुधार थे। उसके बाद चीन के एक प्रधानमंत्री होते हैं चाउ एन लाई। यह 1973 में कुल 4 क्षेत्रों में चीन के आधुनिकीकरण की नींव रखते हैं। ये 4 क्षेत्र कौन कौन सा था? कृषि, उद्योग, सेना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन क्षेत्रों में चीन के आधुनिकीकरण की नींव रखी गई चीन के प्रधानमंत्री उस समय के चाउ एन लाई के द्वारा। उसके बाद इसके 5 वर्षों बाद आप यहाँ देख रहे होंगे सारा चीज सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। और फिर इसके 5 वर्षों बाद 70 के दशक में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, 72 में संबंधों को सुधारने की शुरुआत हुई, 73 में कुछ क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की नींव रखी गई। यानी कि किस प्रकार से दुनिया के और देशों में ये क्षेत्र काफी फल फूल रहे थे। तो कैसे चीन के अंदर इन क्षेत्रों में प्रगति लाई जाए, इन क्षेत्रों में वृद्धि लाई जाए, आधुनिकीकरण कहने का अर्थ इसी संदर्भ में है। उसके बाद 1978 में क्या होता है? चीन के एक और नेता थे, डेंग श्याओपिंग। इन्होंने
चीन में आर्थिक सुधारों की घोषणा कर दी और साथ ही साथ चीन का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी जगह एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब अपनाई गई? तो 1978 में, और किसके सहयोग से, किस नेता ने किया था ये? तो देंग श्याओपेंग ने किया था। उसके बाद इसने शॉक थेरेपी से खुद को दूर रखा। अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा, दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो उसमें शॉक थेरेपी के बारे में मैंने काफी अच्छे से बताया है। हालांकि मैं इसी वीडियो के लिंक में उसका भी लिंक दे दूंगा, चैप्टर 2 का, तो आप जाकर के देख सकते हैं। शॉक थेरेपी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था थी जो सोवियत संघ के देशों के द्वारा अपनाई गई थी 1990 में, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि सोवियत संघ विघटित हो जाएगा। और इसी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया गया था, ये कहीं न कहीं पश्चिमी देशों पर, अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के मॉडल पे आधारित था। इसी को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी कहा था। तो चीन ने खुद को ऐसी व्यवस्था से दूर रखा और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। यहाँ आप देख सकते हैं, 70 में आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है, 72 में अमेरिका से राजनैतिक और आर्थिक संबंधों की शुरुआत होती है। जैसे ही अमेरिका के साथ ऐसे संबंधों की शुरुआत हुई, इसका सीधा सा अर्थ है कि पश्चिम के जो जितने भी यूरोपीय देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश, उसके साथ भी इन संबंधों की शुरुआत हो गई। चीन, यानी कि चीन शीत युद्ध में नहीं उलझा हुआ था। उसके साथ ही चीन सोवियत व्यवस्था को अपनाए हुए था, तो सोवियत संघ के साथ भी इसके गहरे संबंध रहे थे, यानी कि चीन ने सभी को साथ लेकर साधने की कोशिश की थी। 73 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की नींव रखी गई, 78 में खुले द्वार की नीति अपना दी गई, चीन ने शॉक थेरेपी को खुद से दूर रखा, और 1982 और 88 में खेती का, यानी कि 82 में खेती का निजीकरण किया गया और 88 में उद्योग का निजीकरण कर दिया गया, यानी कि अब इसमें जो निजी पूंजीपति वर्ग है, यह आकर के इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके बाद चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, जिस वजह से विदेशी निवेशक अपना उद्यम लगा सके। अब विदेशी, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? इसको इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यह उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर उस देश की व्यापार से संबंधित जो सामान्य नियम है वह नहीं काम करते, बल्कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में सरकार व्यापार से संबंधित एक अलग तरह का नियम लाती है, एक विशेष नियम लाती है, जिससे दुनिया के अन्य देशों के निवेशक अपना उद्यम उस क्षेत्र में लगा सके और सरकार को उससे रेवेन्यू की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर बनेंगे। इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे नियमों में ढील दी जाती है, छूट दी जाती है, और टैक्स में भी कटौती की जाती है। साथ ही साथ जो भी निवेशक अपना उद्यम लगाना चाहते, उद्योग लगाना चाहते, सरकार उसमें मदद भी करती है। तो इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चीन ने जब ये सब किया, अपने अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया, तो इस आधुनिकीकरण से उसको लाभ क्या हुआ, ये भी हमें समझना जरूरी है। उसको लाभ क्या हुआ? जिसने मतलब जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी चीन की वजह से, उस वजह से अर्थव्यवस्था से उबरने में उसको काफी मदद मिली। चीन बहुत पहले ही 1970 के दशक में ही समझ गया था कि जो सोवियत मॉडल है, यह कहीं न कहीं अमेरिकी मॉडल से पीछे हो रहा है, अमेरिकी मॉडल से अच्छा नहीं है, और इसी वजह से चीन ने अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को स्थापित करने की पहल कर दी थी। उसके बाद कृषि का जो निजीकरण किया गया, उससे कृषि उत्पादों में और ग्रामीणों की जो आय थी, इसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुई। ग्रामीणों का इनकम पहले से ज्यादा होने लग गया। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की जो अर्थव्यवस्था थी, यह काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और इसका श्रेय किसको जाता है? चीन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को। उसके बाद जो भी विशेष आर्थिक क्षेत्र थे, इसका जो निर्माण किया गया, इस वजह से विदेशी व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए ही इसलिए गए थे कि जो दूसरे देश के निवेशक आए, और जब दूसरे देश के निवेशक आएंगे, अपना उद्योग धंधा लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो वहां का जो प्रोडक्शन होगा, यह तो देश में ही जाएगा, चीन में जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ चीन से आगे भी दूसरे
देशों में यानी कि दुनिया के अन्य देशों में भी फैलेगा व्यापार, तो इसलिए विदेश व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में चीन आकर्षण का केंद्र बन गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है कि वैसा निवेश जो किसी देश में किसी दूसरे देश के व्यक्ति या फर्म के द्वारा किया जाता है और यह व्यापारिक कारणों से किया जाता है, उद्योग की वजह से किया जाता है। अगर ऐसे समझे इसको तो अगर इसको ऐसे समझे एफडीआई को, यहाँ हम चीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो चीन का ही डिस्कस करेंगे। चीन में क्या आया, एफडीआई काफी ज्यादा आया। एफडीआई काफी ज्यादा आया और एफडीआई होता क्या है कि किसी दूसरे देश, मान चलिए यह देश ए है, कोई भी देश हो सकता है, इस देश का कोई व्यक्ति होगा, इस देश का कोई व्यक्ति होगा या कोई फर्म होगा, यह क्या करेगा, यह यह जो पैसा इन्वेस्ट करेगा चीन में, ठीक है, चीन में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा और किस पर्पज से करना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यापार, ठीक है। व्यापार के उद्देश्य से जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसको एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कहा जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। तो आई होप आपको एफडीआई भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करता है चीन, अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 2001 में। हालांकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो मैं आपको करवाऊंगा। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और अन्य देशों के लिए भी अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी। विश्व व्यापार संगठन जनरल सेंस में समझिए है क्या, विश्व व्यापार संगठन दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बीच जो व्यापार होता है उसका एक संगठन है। इसमें विश्व में व्यापार किस तरीके से होगा, किन नियमों का पालन करते हुए होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। और व्यापार संबंधी अगर कोई मसला, कोई मामला हो जाता है तो यह भी विश्व व्यापार संगठन के दायरे में सुलझाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब इसका नुकसान क्या हुआ, आधुनिकीकरण के लाभ हमने देख लिए, अब आधुनिकीकरण का नुकसान भी हम देखते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो अगर लाभ हमने देखा तो हम नुकसान भी देखते हैं कि एक्चुअल में इससे नुकसान क्या हुआ। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण चीन ने कर दिया, बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली चीन, लेकिन इसका लाभ हर किसी को नहीं मिला। आज भी चीन में लगभग 10 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं। उद्योग धंधे जो लगाए गए, इससे पर्यावरण प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा। एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसके बाद मिट्टी का पॉल्यूशन होता है, उसके बाद जो पानी होता है वो भी प्रदूषित होता है। तो जितने भी प्रदूषण थे यह कहीं ना कहीं बढ़ गया। भ्रष्टाचार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, जो नेता थे, जो अफसर थे, ये भ्रष्ट हो गए। लोगों के बीच आर्थिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई। ये आधुनिकीकरण के नुकसान हुए, ठीक है। तो ये चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में था यहाँ तक। उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम इन सब बातों को मिला करके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। चीन जो है अपनी नीतियों की वजह से विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चीन जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। पहले स्थान पर यूएसए है और जो दूसरा स्थान है यह चीन का है। तो इस वजह से, अपनी आर्थिक पावर के वजह से, आर्थिक शक्ति के वजह से यह बहुत ही ज्यादा बलवान हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था ही इसका यह कारण है, अर्थव्यवस्था के कारण ही जो बड़े बड़े दुनिया के देश हैं जैसे कि अमेरिका, जापान, रूस, यूके भी यहाँ आ जाएगा, आसियान, ये सभी अपने विवादों को भूल करके चीन के साथ व्यापार करते हैं। और इसका एकमात्र रीजन है इसका आर्थिक शक्ति बन करके उभरना। और यह कैसे संभव हुआ, इसने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया 1990 के दशक में। तो कहीं ना कहीं हम 20 साल चीन से पीछे हैं इस मामले में। और इसी वजह से हमें और तरक्की करने में कहीं ना कहीं 10 से 15 या 20 साल का समय लग सकता है। जो लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में चीन ने जो निवेश किया, चीन ने इन जरूरतमंद देशों में, यानी कि इन जो
महाद्वीप में जो जरूरतमंद देश थे उनकी मदद की। इस वजह से चीन जो है विकासशील देशों के मामले में विश्व शक्ति के रूप में उभर करके उभरा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात कर ले, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात कर ले, और संस्कृति भी कहीं न कहीं इसकी फली-फूली है। जो मोमोज हम लोग खाते हैं, अ, जो चाउमीन का जो कल्चर आया है, ये कहीं न कहीं, और जो बहुत सारे जगहों पे जो पशु-पक्षियों के खाने का रिवाज है, ये जनरली चीन में अधिक होता है। तो इसका कल्चर भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग कल्चर के मामले में अभी भी अमेरिकी कल्चर पे डिपेंड है। तो ये चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी सारी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, कि आपका कमेंट जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन होगा, ये मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी दे सकूँ। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।